sharing with you PDF file. Yeah, today you will get test series 13 on गाल्स वर्दी। मैंने गाल्स वर्दी के लिखा, पहले टारगेट था गाल्स वर्दी पे ही बनाने के लिए, लेकिन आज जो है मिसलेनियस क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ से भी कई क्वेश्चन हैं, शेक्सपियर से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, गाल्सवर्दी से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। वो सारी चीजें यहाँ पर हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पुराने पैटर्न को लेकर के चले हुए हैं, कुछ जो है क्वेश्चंस जो है कहीं पे पूछे गए थे यूजीसी नेट वगैरह में, उन चीजों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझा गया था, तो उसको जो है लेकर के डिस्कस किया जा रहा है जो हमारे अपने सिलेबस से ही रिलेटेड है। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इट्स टेस्ट सीरीज 13 on Galsworthy, William Shakespeare, William Wordsworth, and John Milton. And we are conducting this test series under the banner of JS English Literary Society, Allahabad. I have given my mobile number. You can contact whenever you feel easy. एंड क्वेश्चन में आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि गाल्सवर्दी से ही लिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा एक ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। जिसमें से आप देख रहे हैं कि द आइलैंड फेरीज is the first novel of Galsworthy published with his name। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां पे आप देखते हैं कि आइल एंड फेरीज जो है ये पहला नावल था गाल्सवर्दी का जो उनके नाम से पब्लिश होता है। उनके नाम से का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उनका जो ओरिजिनल नेम है उस ओरिजिनल नेम का मतलब जॉन गाल्सवर्दी, वरना पहले वो किस नाम से पब्लिश कराए हुए हैं अपने वर्क को, जॉन सिंह जॉन के नाम से। तो आइलैंड फेरीज जो है उनका एक पहला नावल है जो खुद उनके नाम से पब्लिश होता है, और उनका ओरिजिनल नेम क्या है, जॉन गाल्सवर्दी के नाम से पब्लिश होता है। पहले इसके पहले के जो वर्क आए हुए हैं वो उनके निक नेम जॉन सिंह जॉन के नाम से पब्लिश होते हैं। तो ये पॉइंट सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा पॉइंट बन रहा है कि द आइलैंड फेरीज रीपब्लिश्ड इन 1922 विद अनदर नेम द पिजन। या जो आइलैंड फेरीज है ये जो है रिपब्लिश होता है, उसी की स्टोरी को या उसी चीजों को एक ड्रामेटिक फॉर्म दिया जाता है और उसका क्या नाम है, द पिजन। और ये घटना कब की है, 1922 की है। तो ये भी बात सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है जोसलिन 1899 इज द नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी। या ये भी सत्य है, यू फाइंड कि जोसलिन जो है यह क्या है, यह नॉवेल है किसका, जॉन गाल्सवर्दी का। और कल हम इस पर और फ्रेटर्निटी पर पॉइंट भी लेकर के आएंगे कि जोसलिन जो है एक इम्पोर्टेंट नॉवेल है जॉन गाल्सवर्दी का। और ये आपका हायर एजुकेशन में के सिलेबस में, हायर एजुकेशन का मतलब कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होने जा रहा है उसमें गाल्सवर्दी का ये नावल स्पेशली सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो जोसलिन पर भी हम लोग बात करेंगे। जोसलिन इज द नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी। द फोर्थ साइड सागा इज डेडिकेटेड टू एडा कूपर। या वी नो इट वेरी वेल कि जो फोर्थ साइड सागा का सीरीज है जिसमें 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स आया हुआ था जो 1906 से शुरू होता है। पहली नॉवेल आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी रही है, द इंडियन समर रहा है, टूलेट रहा है, चांसेरी रहा है, अवेकनिंग रहा, ये सब चीजें उसका हिस्सा रही हैं। यह किसको डेडिकेट है, एडा कूपर को डेडिकेट है। एडा कूपर वाज द वाइफ ऑफ हूम, वाज द वाइफ ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन फ्रैटर्निटी, जो फ्रैटर्निटी वर्क है, एंड द कंट्री हाउस ही हैज प्रेजेंटेड द प्लाइट कंडीशन ऑफ द लोअर क्लास। यस, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मुझसे सिकंदर अली ने या किसी और ने भी अभी मेरे पास मैसेज किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि फ्रैटर्निटी में या किसी ऐसी, हाँ, फ्रैटर्निटी को लेकर के कि क्या इसमें दिखाया गया, या इसमें देर इज नो डाउट कि फ्रैटर्निटी और साथ ही साथ कंट्री हाउस ये दोनों उनके ऐसे वर्क हैं जिसमें उन्होंने कंडीशन ऑफ द लोअर क्लास का जिक्र किया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको बात किया था द सिल्वर बॉक्स में भी उन्होंने जिक्र किया है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक तरह से अनएम्प्लॉयड है, लोअर क्लास से बिलोंग करता है, किसी के घर का नौकर है, तो वह जो आदमी है या अगर उसकी बात को, उसकी पीड़ा को लेकर के उठाया जा रहा है तो श्योरली और सर्टेनली वह जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है वह क्या है, लोअर क्लास की बात है। तो ये चीज आप सिल्वर बॉक्स में भी देखते हैं, ये चीज आप फ्रैटर्निटी में भी देखते हैं, और साथ ही साथ ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको कंट्री हाउस में भी मिलेगा।
और जहां तक बात है अपर मिडिल क्लास की, तो अपर मिडिल क्लास में उन्होंने इसमें द फोर्थ साइड सागा जो उनका मास्टरपीस है, उन्होंने उसमें अपर मिडिल क्लास को लेकर के बात किया हुआ है। कुछ और भी ऐसे वर्क हैं, जैसे अगर आप ये बात करते हैं कि द सिल्वर बॉक्स, तो सिल्वर बॉक्स में जहां उन्होंने एक तरफ लोअर क्लास की बात की है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हायर क्लास की भी बात की है। क्यों? जो जैक बार्थविक कैरेक्टर है, और जैक बार्थविक के साथ साथ जो उनके फादर हैं, फादर को अगर आप बात करेंगे तो फादर क्या है, फादर जो है एक तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये जो दोनों कैरेक्टर है, एक जो एक कहीं ना कहीं किसके हायर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, एरिस्टोक्रेटिक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि जो एक और उनका वर्क है जिसमें दो ग्रुप को लेकर के अभी हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे जो है न्यूली रिच बिजनेसमैन थे और एक जो ओल्ड बिजनेसमैन थे। तो ऐसे बहुत सारा चीजें जहाँ पे उन्होंने सोसाइटी को लेकर के बात किया हुआ है, जिसमें ये सारी चीजें हम देखते हैं। So you find that कि in fraternity and the country house he has presented the applied condition of lower class. Now the next thing, the सर foundation, एक फाउंडेशन। जी। सर शिल्पी में सर कंट्री हाउस को अपर क्लास बताया गया हुआ है। इफ दे टॉक अबाउट द कंट्री हाउस में अपर क्लास, तो मैंने आपको यही बताया कि जब भी आप बात करते हैं, अगर कहीं पे क्लास स्ट्रगल होता है, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट में जो है क्या हो रहा है कि दो वर्गों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा रहा है, लोअर क्लास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा रहा है और अपर क्लास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। तो सवाल ये उठता है कि क्या केवल उसमें अपर क्लास को दिखाया गया, लोअर क्लास का कोई कैरेक्टर नहीं, या उसकी जिंदगी नहीं दिखाई गई है? अभी जैसे मैंने आपको सिल्वर बॉक्स का एग्जांपल दिया, अगर ये सिल्वर बॉक्स में पूछा जाएगा कि सिल्वर बॉक्स में उन्होंने किस क्लास को दिखाया गया है, तो क्या हम यही अकेले कहेंगे कि नहीं उन्होंने जैक बार्थविक को दिखाया, जोन्स को नहीं दिखाया, उसकी वाइफ के बारे में कोई बात नहीं की गई है, जोन्स भी को भी तो दिखाया गया है, तो वो चीज कहाँ पे जाएगा? तो इस तरह की अगर चीजें जब आती है कि उसमें उन्होंने किस क्लास को दिखाया है या किस क्लास को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये जितनी भी बातें की जा रही है, ये क्वेश्चन तो बना दिया जाता है, लेकिन एक हिस्से को जो है प्रेजेंट किया जाता है। पूरे क्लास के बारे में जानकारी तभी होगी जब हम उसके नावल को या उसकी चीजों को समरी पढ़ेंगे, और समरी पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया तो कॉन्फ्लिक्ट केवल क्या एक क्लास में दिखाया गया है, या कॉन्फ्लिक्ट दो क्लास में दिखाया गया है, लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में। जैसे अगर आप स्ट्राइक को ले लीजिएगा, तो स्ट्राइक में जो फैक्ट्री वर्कर है, ठीक है, फैक्ट्री वर्कर जो है वह किसको, सॉरी, जो ओनर ऑफ द फैक्ट्री है वह तो अपर क्लास का हो जाएगा, लेकिन ओनर ऑफ द फैक्ट्री की लड़ाई किससे है? जो फैक्ट्री वर्कर है। तो जो फैक्ट्री वर्कर है उसको आप किस क्लास में रखें? क्या उसको भी अपर क्लास में रख दिया जाएगा? क्या ये बात नहीं की जाएगी कि उस पार्टिकुलर जो है स्ट्राइक में जो प्ले है, उसमें एक और समाज की आवाज है, जो कि वर्कर्स हैं, जिनका सप्रेशन किया गया, जिनके डिमांड्स को लोग नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन बना दे रहे हैं, उसमें पूछ ले रहे हैं इसमें किस क्लास को बताया गया है। सवाल ये उठता है कि अगर आपने अपर क्लास कह दिया, या मैंने कह दिया, या उसमें कर दिया गया, तो क्या पूरा इससे समरी पता चल जाएगी? क्या? नो, नॉट एट ऑल। अगर इस तरह की बातें कही गई हैं तो वह एक अच्छी बात हो रही है, मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि इसमें अपर क्लास की बात नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ उस कॉन्फ्लिक्ट को आप देखिएगा, उस कैरेक्टर्स को देखिएगा, क्या सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल। बल्कि जो अपोजिट कैरेक्टर चल रहा है वह लीडिंग कैरेक्टर है। स्ट्राइक में जितने वर्कर्स हैं या वर्कर्स का जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो है क्या है, लीडिंग कैरेक्टर है, उसकी आवाज को दबाई नहीं जा सकती, उसको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। अनडाउटली ये चीजें रही हैं। तो इफ यू गो रकीम जी, तो यू कैन जस्ट सी, इफ यू फाइंड कि हाँ इस तरह की बातें बताई गई हैं, just go with the summary of this particular work which you are talking about, and that is the आपका द कंट्री हाउस। तो आपको उसमें खुद ब खुद पता चलेगा कि व्हाट आई वांट टू से। नाउ ऑप्शन ऑप्शन इफ द फाउंडेशन अ कॉमेडी ऑफ गाल्सवर्दी एनालाइजेस द प्रॉब्लम ऑफ क्लास डिवीजन। अब देखिए जो उनका फाउंडेशन जो कॉमेडी है, अगर इसमें क्लास डिवीजन की बात की जा रही, तो क्लास डिवीजन क्या होगा? मैंने पहले बताया था कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी होता है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में क्लास स्ट्रगल की बात की जाती है, क्लास डिवीजन की बात की जाती है। क्लास डिवीजन में क्या होता है? अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। तो क्लास डिवीजन कब नजर आएगा? अगर केवल आप अपर क्लास की बात करेंगे तो क्या क्लास डिवीजन नजर आएगा? नो, नॉट एट ऑल। जबकि क्लास डिवीजन का मतलब है कि हमें सारे क्लास को बात करनी पड़ेगी, चाहे थोड़ी बात करें या ज्यादा बात करें, लेकिन हमें बात करनी पड़ेगी। तो यू फाइंड कि उनकी जो फाउंडेशन है यह एक कॉमेडी है, जिसमें आप क्या करते हैं, देखते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ क्लास डिवीजन की बात की गई है। नाउ द लास्ट पॉइंट जी है, द फिजिटिव डील्स विद द हैप्पी मैरिज इन मॉडर्न सोसाइटी। यह ऑप्शन गलत है।
क्यों, जो फिजिटिव उनका वर्क है इसमें जो है हैप्पी मैरिज को ना दिखा करके अनहैप्पी मैरिज दिखा गया कि मॉडर्न सोसाइटी में जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज्यादा हैप्पी कंडीशन में नहीं, इस बात को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। तो द फिजिटिव दैट इज द वर्क ऑफ दैट मैन यू विल कम टू नो, इसमें अनहैप्पी मैरिज को लेकर के उन्होंने बात किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डी एक्सक्यूज मी सर। सर या सर 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 थोड़ी माफी चाहूंगा थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। ये जो जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी है जी और सी है सर, इसमें जो ईयर दे रखा 1912 दे रखा सर, इसमें जो मतलब इसमें रिपब्लिश हुआ था ये द पिजन के नाम से, और हाँ जॉसलिन का 1898 दे रखा सर। मैं कंफ्यूज हो गया सर, क्या मतलब कौन सा ऑथेंटिक होगा सर? मैं अभी किताब में देख देखिए रहा था इसको, सुधीर कुमार अरोड़ा की रंजीत की में भी। देखिए जब आप इसको लेकर के बात करते हैं जो अच्छा एक पॉइंट है, और गोपाल जी आप क्या कह रहे हैं, गोपाल जी आप अपनी भी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं दोनों बात ये करूंगा। सर द पिजन सर 1912 सर, आई थिंक सो, एंड 2012 में ही है। एंड क्योंकि 1904 में आया था सर ये फारिसिस के नाम से, फिर जो है 1912 करके उसमें दिया था। ऐसी जोसलिन ठीक में शक हो रहा है, है सर मुझे, बाकी आप कंफर्म कर दीजिए जैसे भी सर। देखिए जहां तक जोसलिन की बात है, तो जोसलिन की जहां तक बात है 1899 में, उसमें कोई डाउट या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। द आइलैंड फेरीज का ये हो सकता है कि मैं 1912 की जगह 1922 कर दिया हूँ, ये मेरी कलम से हो सकता है लिखते समय, इस पे मैं जा सकता हूँ। लेकिन जहां तक जोसलिन की बात है, जोसलिन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं, क्योंकि जब आप इनके वर्क को लेकर के बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल आप इसी एक डेट या एक वर्क को लेकर के बात करेंगे। इनके डेट में कहीं ना कहीं एक साल का जो इनका वर्क आया हुआ है, वह एक साल का बहुत सारे वर्क को लेकर के अगर आप चलेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने आर्डर ऑफ उसी की बात किया कि उन्होंने किस सन में रिफ्यूज किया था, जिसको लेकर के तीन तीन डेट 17, 18, 19 मिल रही है। तो जो पब्लिशिंग डेट को जहां तक हम लोग लेकर के बात कर रहे हैं, तो जोसलिन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं। आइलैंड फेरीज के साथ मैं जा सकता हूं कि हो सकता है कि मैं जो है उस समय अगर 1912 मैंने देखा हो तो 1922 मैंने कर दिया बाई मिस्टेक, ये चीजें हो सकता है, ये चीजें नेचुरल सी। लेकिन जोसलिन में ऐसा कोई किसी तरह का डाउट नहीं, वो 1899 है। 1899 का इसलिए कि अगर आप एक साल की बात करेंगे तो एक साल में जब आप एडवर्ड एल्बर्ट या किसी की भी किताब को देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं 1899 एक साल का इधर से उधर उन्होंने किया हुआ है। तो इसमें इस तरह की चीज को लेकर के कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं। एक्सक्यूज मी सर, जी इसी सीरीज में जॉयस का भी दिया हुआ है, जॉय का इसमें 1907 दिया हुआ है, लेकिन कहीं आपने सीट में जो कराया है उसमें 09 मैंने किया हुआ है, 1909 कराया, हाँ मैंने 1909 कराया। जी बट बुक में 7 दिया, क्या करेक्ट नहीं होगा? बुक में, नहीं बुक में किस कौन सी वाली बुक में, मेरे वाले में? बुक में जो आपकी बुक है सर, हाँ सर। नहीं आप उसको 1909 के साथ ही जाइएगा जो अभी शीट में मैंने कराया। ओके सर, ओके सर, तो ओके। ये चीजें रही हैं कि जोसलिन का जहां तक बात है, तो जोसलिन के साथ 1899 का डेट मैं बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ। आइलैंड फेरीज का ये हो सकता है कि जो है 1912 जो लिखने में ये चीज वहां पे हो सकती है उसमें। लेकिन जो है और जहां तक जितनी भी बातें आपने किया हुआ है, तो यू ऑल हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स कि हाँ इससे रिलेटेड रहा है। और मुझे नहीं लगता कि और इसमें ऐसा कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या कुछ और भी चीजें हैं। Now we are going to take the second question, question number 2 की which play of Galsworthy deals with the scandals of journalism, इसमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो जर्नलिज्म की स्कैंडल को डील करता है? यू विल कम टू नो द शो, द सिल्वर स्पून, अ साइलेंट क्वीन, पास बाई। जो उनका द शो है ये डील्स विद द स्कैंडल्स ऑफ जर्नलिज्म, उसमें जर्नलिज्म को लेकर के बात कही गई है। तो इसमें जो है 10 शो को आपको जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चंस हैं जो पहले कुछ ना कुछ ये लिए गए हैं। और इसमें पहला एक तो ऑप्शन इसमें सबसे एक हो गया कि जहाँ पे मास्क 2 बार आया हुआ है वहां पे जो है द टेम्पेस्ट था, जिसमें एक चीज है कि विच ऑफ द प्ले इज नॉट करेक्ट, द टेम्पेस्ट हैज मास्क इन इट, ऑप्शन ए रहा है। उसके बाद बी है इन शेक्सपियर्स मैकबेथ मैकडफ इज अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वर्ड्स, एक स्टेट मदर्स ऊम, एक बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट है, लेकिन एक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था, उन सारी चीजों को एक क्वेश्चन में बना करके कर दिया गया है। एक इंफॉर्मेटिव वे में आपको देने की कोशिश की गई है कि अगर आप देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है द टेम्पेस्ट हैज मास्क इन इट,
उसके बाद आपका शेक्सपियर में जो मैकबेथ आपका प्ले है उसमें मैकडफ के लिए एक वर्ड आया हुआ है, वह कौन सा फ्रेज है? अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम। हम सारे लोगों को पता है कि जो 3 विचेस की मिस्ट्रेस रही है जिसका नाम हिकेट था, हिकेट ने यही कहा था मैकबेथ से कि वही आदमी तुम्हारा कत्ल कर पाएगा या तुम्हें मार पाएगा जो कि जो है बिफोर टाइम जन्म लिया हुआ। तो उसी पर्टिकुलर चीज को वहां पे रिफर किया गया है, रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स womb। उसके बाद एक और लाइन है, द लाइन फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस इज रिपीटेड इन वर्जीनिया वुल्फ नॉवेल मिसेस डॉलोवे। इट्स द लाइन ऑफ विलियम शेक्सपियर। यह एक स्टेटमेंट है जो ये बताया गया है कि फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस। यह एक लाइन है जो वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी नॉवेल मिसेस डॉलोवे में कई बार रिपीट किया। मैंने आपको बताया था वर्जीनिया वुल्फ मॉडर्न नॉवलिस्ट है, उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को फॉलो किया है। उनका नॉवेल मिसेस डॉलोवे है, टू द लाइट हाउस है, और मिसेस डॉलोवे में उन्होंने इस लाइन को जो है क्या किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट डी है, सेक्सुअल जेलसी इज द थीम, और सेक्सुअल जेलसी इज द थीम इन शेक्सपियर हैमलेट। ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? हमें पता है सेक्सुअल जो जेलसी है वो ओथेलो का हिस्सा है, उसमें कहीं ना कहीं वो चीजें देखने को मिलती है कि सेक्सुअल जेलसी इज द थीम नॉट इन शेक्सपियर हैमलेट बट दैट इज व्हाट, दैट इज ओथेलो का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ई है, सेक्सुअल पॉजिटिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सेक्सुअल पॉजिटिवनेस इज द थीम ऑफ Shakespeare's A Midsummer Night's Dream. It is a comic play. It portrays the events surrounding the marriage of Theseus, the Duke of Athens, to Hippolyta. These questions have been asked somewhere, perhaps UGC NET and in various other examinations. तो सारे पॉइंट्स को मैंने एक जगह रखने की कोशिश की है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए। अगर जो अभी तक नहीं आया होगा या अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको मिला भी होगा। अगर जिन्होंने नहीं सॉल्व किया था तो कुछ उसमें पॉइंट्स मुझे लगे, जैसे सेक्सुअल जेलसी तो एक कॉमन सा पॉइंट है, ये सबको पता है। मैकडफ वाला भी पता, लेकिन मैकडफ को थोड़ा सा वर्ड में तब्दीली करके कि अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम, ये चीजें वहां पे आ रहा है। और सेक्सुअल जेलसी की थीम किससे मिलता हुआ, जैसे ये सेक्सुअल पॉजिटिवनेस वाला जो बात आती है, ये शेक्सपियर के कौन से प्ले, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का हिस्सा है या कॉमिक प्ले है, जिसमें क्या किया गया है, इट पोर्ट्रेज द इवेंट सराउंडिंग द मैरिज ऑफ थीसियस, जिसमें जो है मैरिज ऑफ थीसियस और ड्यूक ऑफ एथेंस जो टू हिप्पोलिटा को लेकर के बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम सारे लोगों को पता है कि फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर निकोलस रो ने पब्लिश किया। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही है, नॉट डॉक्टर डाउडन। डॉक्टर डाउडन उनके ऊपर एक बड़े क्रिटिक हैं जिन्होंने क्या किया हुआ था, जिन्होंने जो है उनके लिटरेरी करियर को 4 हिस्सों में बांटा था। डॉक्टर जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा हुआ है। निकोलस रो ने 1709 में जो है लाइफ ऑफ शेक्सपियर के नाम से उन्होंने लिखा है और ये निकोलस रो का रहा है। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। जॉन ड्राइडन ने भी शेक्सपियर की तारीफ में वर्ड यूज किया, अगर आपको याद होगा कॉम्प्रिहेंसिव सोल क्या करके उन्होंने कहा हुआ था। So if you go with these options, so you will come to know कि the life of Shakespeare, it's a work of whom? It's a work of Nicholas Rowe, which came in 1709. Question number 5 है, सर when my yeah सर नंबर 3 का ऑप्शन जो सी है, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉट द फ्यूरियस विंटर स्ट्रेजेस। सर लाइन किसका है, कौन कौन सा ड्रामा का है सर? नहीं, ये चीजें जो है इवन आई माई सेल्फ व्हेन आई वाज नोटिंग, मैंने बताया कि ये पॉइंट जी सर सिम्बे लाइन का है। सिम्बे लाइन का, सिम्बे लाइन में क्या कैरेक्टर बता सकते हैं जब अगर क्लियर और हो जाए? देखिए इन्होंने बताया कि ये सर पोर्शन जो करेक्टर है नहीं जो ये अच्छा ये इन्होंने बताया कि ये पोर्शन जो है सिम्बलाइन जो उनका ड्रामा है उसका है। इवन व्हेन आई वाज नोटिंग दैट पार्टिकुलर पॉइंट तो आई डिडंट गेट, ये चीजें मुझे मैंने बताया कि कहीं पे ये पूछा गया था जिसको मैंने एज इट इज नोट करके आपके सामने रखा, बट आई डिडंट गेट दैट पॉइंट कि ये किसका हिस्सा था। बट इट वाज टोल्ड बाय समवन जिन्होंने बताया कि यह जो है सिम्बलाइन का है, तो सिम्बलाइन की उस पार्टिकुलर लाइन को उन्होंने वो किया। ये आप आगे नोट कर सकते, उससे जुड़ा हुआ चीजें हुए हैं। बट माई सेल्फ डिडेंट गेट, मुझे नहीं मिला हुआ था, इसलिए मैंने उसके आगे नोट नहीं किया। अगर मुझे मिलता तो मैं जरूर उसको वहां पे मेंशन कर देता जो है। तो यू गॉट इट कि हाँ ये चीजें रही, लेकिन अगर ये और पता चल जाता कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है तब तो काफी, चूंकि सिम्बलाइन एक ऐसा प्ले है जो कहीं पे यूजी या पीजी लेवल पे कहीं पर भी जो है वो उस
प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में नहीं है, जो कि पढ़ाया गया हो या डिटेल में रहा हो, 10, 11, 12 प्ले जो हम लोग बात करते हैं वहां पे रहा है। और एक क्वेश्चन था जो मुझे लगता है कि या तो छत्तीसगढ़ का या तो यूजीसी नेट का वो था, शेक्सपियर से ही बिलोंग करता है, जिसको लिया गया। गाइडरस सर, ये जी स्पीच जो है वो गाइडरस का है सर। ये स्पीच जो है वो गाइडरस का है, GUIDERIUS। GUIDERI। नहीं सर, GUIDERIUS, गाइडरस। अच्छा, वट एवर यू से प्लीज स्पेल आप उसको ग्रुप में भेज दीजिएगा या मुझे भेज दीजिएगा या किसी को भी, तो ग्रुप में मैं डाल दूंगा ताकि क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज ये है कि श्वेता मैडम ने बताया भी कुछ करेक्शन किसने। अब आगे कोई बात नहीं, आगे कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन आगे करिए। इसीलिए जो ये होता है कि बीच में डिस्कस नहीं करते। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में शेक्सपियर का सोनेट था जिसमें चलता था। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज, दो आई नो शी लाइफ। ये पार्टिकुलर शेक्सपियर का है और शेक्सपियर के सोनेट से लिया गया है। एंड यू विल कम टू नो कि ये भी पूछा जा चुका है। और यहाँ पे दिया गया कि स्टेटमेंट किसका है, जॉन मिल्टन का है, विलियम शेक्सपियर का है, सर फिलिप सिडनी का है, अलेक्जेंडर पोप का है। यू विल कम टू नो कि विलियम शेक्सपियर रोड दिस ब्यूटीफुल लाइन्स इन हिज सोनेट 138। यह जो है उनके सोनेट 138 का हिस्सा है। सो यू विल कम टू नो कि ये जो बातें कही गई हैं, खासकर जो स्टेटमेंट है, वह स्टेटमेंट क्या है, व्हेन माई लव स्वेयर, जब मेरा लव जो है, मतलब लव का मतलब कि माई बिलव्ड, व्हेन माई बिलव्ड स्वेयर, जब वह कसम खाती है दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, कि वह मेरे प्रति वफादार है, आई डू बिलीव हर, मैं भी उसमें विश्वास करता हूँ, दो आई नो शी लाइज, ये लेकिन मुझे पता है कि वह जो है क्या करती, झूठ बोलती। यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखिएगा। लाइज जो वर्ड आया हुआ है यहाँ पे पन फिगर ऑफ स्पीच है। क्यों पन फिगर ऑफ स्पीच है? ये लाइज दो शब्दों को निकाला, एक तो लाइज की वह मेरे साथ है, दूसरा लाइज वह जो है क्या करती है, झूठ बोलती है। तो झूठ बोलने को लेकर मैंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा दो आई नो, यद्यपि मैं जानता हूँ, शी लाइज मीन शी इज विद मी, एक सेंस ये निकलेगा, दूसरा की शी इज टेलिंग लाई, ये चीज जो है। तो यहाँ पे पन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि उस समय वो चल रहा था, वो सारी चीजें पढ़ाई गई थी, इसलिए सारे लाइन्स याद आ रहे हैं कि ये वहां का उसका हिस्सा रहा है। दैट इज 138 सोनेट का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड विडोड क्वीन क्वेश्चनिंग द एजम्पशन ऑफ मेल पॉलिटिक्स। फेमिनिज्म का क्वेश्चन है कि शेक्सपियर के किस प्ले में हम इस चीज को पाते हैं कि एक विडो क्वीन है जो क्वेश्चन करती है, किस चीज का क्वेश्चन करती है, मेल पॉलिटिक्स का क्वेश्चन करती है। हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड थर्ड, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, हैमलेट। देन यू विल कम टू नो दैट इज रिचर्ड थर्ड। ये बात किसने कही गई है? रिचर्ड थर्ड में एक विडो क्वीन है जो मेल पॉलिटिक्स को लेकर के क्वेश्चन करती है। भी यूजीसी नेट में 2010 उनका क्वेश्चन रहा, लेकिन चूंकि शेक्सपियर से रिलेटेड रहा है तो उसको यहाँ पर जो है चीजें कर ली गई है। राइपनेस इज ऑल ऑकर्स इन किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर। यू नो इट वेरी वेल कि ये जो है राइपनेस ये किसका हिस्सा है? किंग लियर का हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? ऑलरेडी यू नो कि जो राइपनेस, ये जो फ्रेज यहाँ पे यूज किया जा रहा है, यह चीज क्या इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर की एक तो मेच्योरिटी को इंडिकेट करता है, इट आल्सो जस्ट इंडिकेट्स द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग। एंड यू विल कम टू नो कि राइपनेस इज ऑल अकर्स इन किंग लियर, एक्ट 5th scene 2nd, and this statement was said by whom? Edgar said these lines to Gloucester। एडगर ने ये लाइनें किसको कही हुई? ग्लाउसेस्टर को कही हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि किंग लियर से लिया गया, यू फाइंड हियर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच पोएट मेड इलस्ट्रेशन फॉर आई.एल. पेंसीरोजो। किस पोएट ने इलस्ट्रेशन मीन्स एज एन एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसके लिए इलस्ट्रेशन लिखा हुआ या दिया है आई.एल. पेंसीरोजो का। जो आई.एल. पेंसीरोजो है ये मिल्टन का वर्क है, वो हार्टन पोएम्स का हिस्सा रही है। और आपको ये पता है कि आई.एल. पेंसीरोजो का सप्लीमेंट्री क्या था? एल एलिग्रो था। एल एलिग्रो मीन्स हैप्पी मैन, आई.एल. पेंसीरोजो मीन्स हार्टफुल पर्सन। तो इसमें विलियम ब्लेक रोट इलस्ट्रेशन फॉर आई.एल. पेंसीरोजो, इट मीन्स द थॉटफुल मैन। क्वेश्चन नंबर 9 है हु सेड, किसने कहा, दाउ कांस्ट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। दाउ हु सेड, ये बात किसने कही है कि दाउ कांस्ट टच
द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, मिल्टन, कीट्स, स्पेंसर, ब्लेक। मिल्टन स्पोक दीज लाइन्स इन कॉमर्स, मिल्टन ने ये लाइन कॉमर्स में कही है, जो कि उनका क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ मास्क है। तो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय whom? दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय जॉन मिल्टन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, ओ नाइटिंगेल इज अ सोनेट रिटन बाय whom? ओ नाइटिंगेल इज अ सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। और इसमें जो है एक जो क्वेश्चन वहां पूछा गया था, जिस पर्पज से मैंने इसको लिया हुआ था, एक लाइन है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है और मैंने क्वेश्चन में तब्दीली की थी कि ओ नाइटिंगेल इज अ सोनेट ऑफ whom? ओ नाइटिंगेल इज अ सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। लेकिन यहाँ से जो रिलेटेड पॉइंट है कि आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि वो क्या है, वो नाइटिंगेल इज आल्सो नोन एज मिल्टन फर्स्ट सोनेट। इट प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन टू बर्ड्स। वो नाइटिंगेल एक ऐसा सोनेट है जिसमें दो बर्ड का कंट्रास्ट है, एक बर्ड आपका नाइटिंगेल है एंड अ कुकू, दूसरा बर्ड आपका क्या है, आपका कुकू है। द थीम ऑफ द पोएम इज द कंट्रास्ट एंड स्ट्राइव बिटवीन लव एंड हेट। कह रहे हैं कि जो थीम ऑफ द पोएम है उसमें कंट्रास्ट शो किया गया है और वह क्या है, एंड स्ट्राइव, कंट्रास्ट एंड स्ट्राइव बिटवीन लव एंड हेट, लव और हेट के बीच में। इसका मतलब कि एक बर्ड लव को प्रेजेंट कर रही है, दूसरी बर्ड आपको हेट को प्रेजेंट कर रही है। अब आगे कहते हैं कि वेयर लव सक्सीड, जहां पे ये चीज दिखाया गया कि लव की विजय होती है। इट हैज मोर स्ट्रेंथ देन हेट, क्योंकि लव में काफी ताकत है देन हेट, हेट की तुलना में। द फेमस लाइन ऑफ द सोनेट, जो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया तो वो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक फेमस लाइन है सोनेट का, नाउ टाइमली सिंग, कि तुम समय पर गाया करो, ईरी द रूड बर्ड ऑफ हेट, जो रूड बर्ड ऑफ हेट हो, ईरी माने बिफोर द रूट बर्ड ऑफ हेट। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इस सोनेट में या इस लाइन में जो रूड बर्ड ऑफ हेट है यह किसके लिए आया हुआ है। फोर टिल माई होपलेस डूम इन सम ग्रोव नाइट, तो हियर रूड बर्ड ऑफ हैट्रेड रिफर्ड कुकू। जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरे सोनेट में दो बात बताई गई है, एक लव को लेकर और दूसरा हेट को लेकर के। तो जो नाइटिंगेल है वो लव की आवाज है और जो आपका जो है कुकू है वो आपका हेट की आवाज है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वहां पूछा गया था वो यही था कि ये जो लाइन है, इस लाइन में रूड बर्ड किसके लिए आया हुआ है। तो जो रूड बर्ड है वो कौन है, वह आपका कुकू है, ना कि नाइटिंगेल है। लेकिन ये सोनेट क्या नाम है, वो नाइटिंगेल किसने लिखा है, जॉन मिल्टन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स इज अ वर्स्ट ट्रेजिडी, यह एक वर्स्ट ट्रेजिडी है, सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, उस समय जब ये लिखा गया था तो किसका शासन था। यू विल कम टू नो किंग हेनरी फर्स्ट, किंग हेनरी फोर्थ, किंग हेनरी फिफ्थ, किंग हेनरी थर्ड। नाउ द आंसर इज किंग हेनरी थर्ड। किंग हेनरी थर्ड का शासन रहा, उसको लेकर के जो है रखा किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 2013 के टीजीटी, मुझे जहां तक याद आ रहा है शायद पूछा गया था, ये भी कहीं से लिया ही गया है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्ट, ए लाइन किसका है। तो आप देखेंगे टिंटन अवे इमॉर्टैलिटी ओ डैफोडिल, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यू विल कम टू नो कि ये जो है ऑलरेडी मैंने कई बार डिस्कस किया था, यह किसका है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का हिस्सा है। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एक आपका द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, दैट्स अ सोनेट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट, जिसमें उन्होंने जो ब्रिटिशर्स हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज दे ऑल आर ओनली बिजी आर एंगेज टू अर्न एंड स्पेंड मनी लेट एंड soon नथिंग एट ऑल, दे डोंट behold the beauty of nature which is boon या which is everything to all of us। so in this way you find कि ये जो लाइन है लिटिल वी सी इन नेचर, हम नेचर को कम बिहोल्ड करते हैं, कम देखते हैं, दैट इज आर्ट, जो सब कुछ हमारे लिए। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से लिया गया है, जो एक सोनेट है, पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट है, किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, जिसमें से आप एक पॉइंट पाते हैं, वो कौन सा पॉइंट है, इन द प्रीफेस ऑफ द लिरिकल, इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड, जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड है, वर्ड्सवर्थ एग्जामिन अ सोनेट, वर्ड्सवर्थ एक सोनेट को एग्जामिन करते हैं और वह सोनेट किसका है, थॉमस ग्रे का सोनेट है, और उस सोनेट का क्या नाम है, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। तो आपका याद होगा कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड इसको किसने ऐड किया था 1800 में, वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया था। उसमें वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट को एग्जामिन किया है, एग्जामिन का मतलब उसको असेस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और वह सोनेट किसने लिखा, थॉमस ग्रे ने लिखा है, और वह जो सोनेट का टाइटल है क्या है, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट।
डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, या बिल्कुल सही है, ये पूछा भी जा चुका है कि उनका पहला पोइटिक वॉल्यूम कौन सा था, तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस रहा है। दूसरी है कि द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट, कह रहे हैं कि उनका केवल एक ही लव सोनेट है, वह कौन सा उनका लव सोनेट है, व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट, ये उनका लव सोनेट है। उसके बाद डी है फॉर हिज पोयम इमॉर्टैलिटी ओड, जो उनकी पोयम इमॉर्टैलिटी ओड है, वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड, वर्ड्सवर्थ ऋणी रहे हैं टू वाउगन द रिट्रीट, वाउगन का जो वर्क द रिट्रीट है उसके प्रति ऋणी रहे। बिल्कुल, क्यों ऋणी रहे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है कि चाइल्ड का जो सोल होता है वह जो है हीवन में क्या कहते हैं कि निवास करता है, उसमें सेलेस्टियल ब्यूटी होती है, डिविनिटी होती है, डिवाइन पावर होती है, ये बात सबसे पहले वाउगन ने ही की हुई है कि चाइल्ड द फादर ऑफ मैन, ये जो कॉन्सेप्ट है वो वाउगन में ही देखने को मिलेगा, उनके वर्क द रिट्रीट में, और वहां से उन्होंने इसको क्या किया, फॉलो किया हुआ है। द पोयम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली अ कमीमोरेशन, कह रहे हैं कि उन्होंने एक पोयम लिखा है जिसका नाम है हैप्पी वॉरियर, और यह जो है एक तरह से याद में है, किसकी याद में लिखा गया, ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ, ये भी सही है कि हैप्पी वॉरियर उन्होंने अपने भाई जॉन वर्ड्सवर्थ की डेथ में लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने एक एफ अपनी तरफ से जोड़ा है इसमें कि मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर आकर्स इन द सनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये बिल्कुल आप पकड़ लेंगे कि मैंने गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा है। ये जो लाइन है कहाँ पे है, एक सोनेट मिल्टन और लंदन 1802, जिसमें उन्होंने जो है मिल्टन के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है, या कह सकते हैं श्रद्धांजलि उन्होंने मिल्टन को दिया है, और इसीलिए वो एक लाइन लिखते हैं मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर, तो ये वहां पे है। तो 1802 इसीलिए लिखा है द सोनेट इज अ ट्रिब्यूट टू मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन हार्डी, करें कि विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ज्यादा प्रभाव था किसके ऊपर, हार्डी के ऊपर था। अकॉर्डिंग टू हार्डी, हार्डी के अनुसार अ पार्टिकुलर पोयम बाय वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, जब हार्डी निराश हो गए थे तो वर्ड्सवर्थ की एक पोयम को पढ़ करके उस निराशा से बाहर निकलते हैं, उस पोयम का क्या नाम है, द लीच गेदरर, माइकल, द इडियर बॉय, टिंटन अवे, यू विल कम टू नो दैट इज द लीच गेदरर। तो लीच गेदरर एक ऐसी पोयम है जिसका कि आप देखेंगे कि हार्डी ने जब बहुत डिस्पेयर में चले गए थे तो उसको पढ़ने के बाद वो जो है क्या करते हैं, उस डिस्पेयर से बाहर निकलते हैं, हार्डी इस चीज का जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि आज आया हुआ था, मैंने बताया था नीलम मैडम ने कुछ भेजा हुआ था, आप इस पर डिस्कस कर लीजिएगा, वो मैंने किया है कि अ फिगर ऑफ स्पीच एंड अ फॉर्म ऑफ अंडर स्टेटमेंट, देखिए ध्यान से शब्द को देखिएगा, अंडर स्टेटमेंट शब्द को आप जरूर देखिएगा। अ फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच एंड अ फॉर्म ऑफ अंडर स्टेटमेंट, और एक फॉर्म जो अंडर स्टेटमेंट का है, इन विच अ सेंटीमेंट इज एक्सप्रेस्ड, जिसमें एक सेंटीमेंट को एक्सप्रेस किया जाता है आयरोनिकली बाई निगेटिंग इट्स कॉन्ट्रेरी, और उसमें निगेटिव चीजें लाई जाती हैं उसके कॉन्ट्रेरी में, उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है, लिटोटस, ऑक्सीमोरॉन, एंटीथीसिस, प्रोवर्ब, दैट इज व्हाट, दैट इज लिटोटेस। कैसे है अभी आपको फिर से बता देंगे। लिटोटेस को जब भी आप ध्यान में रखिएगा, एक वर्ड जरूर ध्यान में रखिएगा, एक तो अंडर स्टेटमेंट जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज व्हाट अंडर स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, अ सेंटीमेंट इज एक्सप्रेस्ड आयरनिकली, अ सेंटीमेंट इज एक्सप्रेस्ड आयरनिकली बाय निगेटिंग इट्स कॉन्ट्रेरी, एक दूसरा पॉइंट। अब आप देखिए जो ऑक्सीमोरोन है, ऑक्सीमोरोन एक पार्टिकुलर चीज को लेकर के दो अपोजिट वर्ब आता है, एंटीथीसिस में दो अपोजिट स्टेटमेंट आता है। जो प्रोवर्ब होता है वह हमारी जो है सदियों से हमारे पूर्वजों के द्वारा तैयार की गई कहावतें होती हैं, जो छोटी स्टेटमेंट होता है लेकिन उसमें डीप मीनिंग निकलती है, और वह जो डीप मीनिंग होता है, जैसे फेस इज नॉट द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, ऑल दैट इज ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, वह प्रोवर्ब है। कंफर्म हो रहा है, उस पार्टिकुलर चीज को समझना है, लेकिन इसमें किसी में अंडर स्टेटमेंट की बात नहीं है। जब आप अंडर स्टेटमेंट की बात करते हैं, अ सेंटीमेंट इज एक्सप्रेस्ड आयरनिकली बाय निगेटिंग, तब वह चीज क्या होता है, लिटोटेस होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप उदाहरण देखिए, लिटोटेस फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट द बेस्ट वेदर टूडे। मैं आपसे एक चीज अगर कहूं, आप ये कहते हैं कि इट्स नॉट द बेस्ट वेदर टुडे, यह सबसे अच्छा मौसम नहीं है, आप ये बताइए कि बिल्कुल सही है कि इट्स नॉट द बेस्ट वेदर, नॉट द बेस्ट वेदर, यह अच्छा मौसम नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या यह एकदम से अच्छा मौसम नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, अगर यह बेस्ट नहीं है तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि इट्स द वर्स्ट वेदर, बल्कि क्या कहा जाएगा, इट्स द गुड वेदर।
जो आपका सेंस निकलेगा वो चीज आपका क्या निकलेगा कि अगर यह बेस्ट नहीं है तो यह सबसे वर्स्ट भी नहीं है, बल्कि क्या निकलेगा, वह वहां पे गुड का सेंस निकलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला चीज कि उसमें क्या किया जाता है, अंडर स्टेटमेंट किया जाता है। अगर आप जो है ये चीज देखेंगे, हम चाहते तो इस चीज को ये भी कह सकते थे, इट्स अ गुड वेदर, इट्स अ प्लीजेंट वेदर कहा जा सकता था। नॉट गुड तो एक वर्ड हो सकता था, प्लीजेंट वेदर। अगर प्लीजेंट वेदर नहीं कहा गया तो प्लीजेंट वेदर को अंडर स्टेटमेंट किया गया और क्या कहा गया, इट्स नॉट ऑल द बेस्ट वेदर टूडे। इसका मतलब कि थंडरिंग और लाइटिंग नहीं है, स्टार्मिंग नहीं है, हरिकेन नहीं है, बल्कि उसकी तुलना में क्या है कि वह जो है एक तरह से प्लीजेंट वेदर हो सकता है, ठीक हो सकता है, बहुत बेस्ट नहीं है लेकिन बहुत वर्स्ट नहीं है। उस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की जाती है जिसमें निगेटिव या कॉन्ट्रेरी है। दूसरा चीज आपको और समझ में आ जाएगा, शी इज नॉट अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। अब अगर सवाल ये उठता है कि शी इज नॉट अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वह बहुत ज्यादा जो है जमीन से जुड़ी नहीं है। डाउन टू अर्थ का मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ या जमीन से जुड़े होने का मतलब ये कि जो है जैसे बहुत हम्बल, जिनरस, इस तरह का नेचर वाला पर्सन जो होता है डाउन टू अर्थ होता है। तो अगर वह बहुत ही जमीन से नहीं जुड़ी तो एकदम ऐसा भी नहीं कि एकदम से जमीन से ऊपर है, आपने उसको अंडर स्टेटमेंट किया ना। अंडर स्टेटमेंट आपने कैसे किया कि वह जो है रियलिटी में क्या है कि शी इज जिनरस, या आप कह सकते हैं कि मैं नहीं कहता कि शी इज वेरी, अगर मैं ये वर्ड यूज करूं कि शी इज अ वेरी काइंड हार्टेड, शी इज वेरी जनरस, अगर ये वर्ड यूज किया जाता है तब तो ठीक है, तब तो अपनी जगह होता है कि उसको अंडर स्टेटमेंट नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि शी इज नॉट अ वेरी डाउन टू अर्थ, अगर आप यहाँ पे केवल वेरी को हटा दीजिए और नॉट को हटा दीजिए, तब आपका सेंस क्या निकलेगा कि शी इज अ डाउन टू अर्थ। आप किसी के साथ ये कहते हैं तो आप यही कहते हैं कि ही इज अ मैन ऑफ डाउन टू अर्थ। अगर आपने वेरी लगा दी तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा, अगर आपने यहाँ पे नॉट वेरी कर दिया तो इसका मतलब कि वह बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी इसका मतलब क्या है, वह बुरा भी नहीं है, अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। तो जब आप इस तरह की बातों को कि कोई आदमी बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, मध्यम श्रेणी का है, तो उसको आप जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो अंडर स्टेटमेंट के ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यह किसका एग्जांपल होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लिटोटेस, शी इज नॉट अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। उसके बाद एक और मैंने आपको लिखा, नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। अगर आप किसी कहते हैं नहीं बुरा नहीं है और एकदम से बुरा नहीं है, नॉट बैड, तो ये भी लिटोटेस का ही है, क्योंकि आप उसको क्या करें, अंडर स्टेटमेंट करें। अगर आप उसको ये कह सकते हैं या ही इज अ गुड मैन, इसका मतलब सेंस क्या निकल रहा है, वह गुड मैन है, लेकिन उस गुड मैन को आपने अंडर स्टेटमेंट किया और प्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया और आपने क्या कह दिया, नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल, बुरा नहीं है और एकदम से बुरा नहीं। इसका मतलब क्या, अच्छा तो है ना, अगर एकदम से नहीं बुरा है तो अच्छा तो है। तो ये जो इस तरह की जो हम लोग यूज करते हैं, जो चीजें आती हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ लिटोटेस। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द ग्रामर ऑफ, देखिए इसका शब्दों पे देखिएगा, थोड़ा सा शब्द टिपिकल है, उसकी डिफिनीशन को मैंने लेने की कोशिश की है, लिटरेरी टर्म का भी हिस्सा है, जहां पे आप समझिएगा कि अ फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच इन विच द ग्रामर ऑफ वन फ्रेज, जिसमें एक फ्रेज का जो ग्रामर होता है इज इन्वर्टेड इन द फॉलोइंग फ्रेज, वह जो है दूसरा जो फ्रेज आता है उसको डबल इन्वर्टेड कामा में करके रखा जाता है। तो इसका मतलब एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें जो पहला फ्रेज होगा उसका सेंस दूसरे वाले भी फ्रेज में निकलेगा, लेकिन उसको डबल इन्वर्टेड कामा में करके रखा जाएगा। यह एक सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना, वह कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है, इज इन्वर्टेड इन द फॉलोइंग फ्रेज सच दैट टू की कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर कहीं पर आपको दो की कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रेज रीअपियर, अगर आपको कहीं पे दो की कॉन्सेप्ट देखने को मिले तो आपको देखने को मिलेगा जो पहला वाला फ्रेज होगा वह ओरिजिनल होगा और वही पहला ओरिजिनल फ्रेज रीअपियर होगा। किसमें रीअपियर होगा, सेकेंड फ्रेज में, लेकिन वह किसमें रखा जाएगा, इन्वर्टेड ऑर्डर में रखा जाएगा। जैसे द सेंटेंस, एक मैंने एग्जांपल दिया है, शी हैज ऑल माई लव, शी हैज ऑल माई लव, कि उसको जो है क्या है कि वह मेरे लव की कद्र करती या उसको मेरे प्रति प्यार है, शी हैज ऑल माई लव। फिर क्या कह रहा, माई हार्ट बिलोंग्स टू हर। अब सवाल उठता है कि अगर आपका हार्ट उससे बिलोंग नहीं करता तो ये कैसे आप कहते हैं कि शी हैज ऑल माई लव, इसका मतलब कि शी इज इन लव विद हुम, शी इज इन लव विद हिम एंड हिज हार्ट बिलोंग्स टू हर।
इसका मतलब कि दोनों में म्यूचुअल रिलेशन है। तो जो पहला सेंटेंस है, जो पहला फ्रेज है, वह पहला फ्रेज क्या है? शी हैज ऑल माई लव। यह एक पहला फ्रेज है और यह मेन चीज है कि शी इज इन लव विद हिम। और जो उसका दूसरा सेंस निकल रहा है वह कौन सा सेंस निकल रहा है कि माई हार्ट बिलोंग्स, आई एम आल्सो इन लव विद हर। यही तो कहना चाहते हैं, माई हार्ट बिलोंग्स टू हर। इसका मतलब क्या है कि मेरा हृदय उससे संबंधित है। तो ऐसा तो है नहीं कि इनका हृदय कूद के उसके हृदय में बैठ गया। इट मीन्स दैट कि वो जो है कि ही इज इन लव विद हर। तो जो पहले का जो सेंस है वो दूसरे में निकल रहा है। जब दूसरे में इस तरह की चीजें निकलेंगी और उसको डबल इन्वर्टेड कामा में रखा जाएगा तो वह जो होगा वह किसका होगा? कियास्मस। जो आपका एक फिगर ऑफ स्पीच है, कहीं पे प्रोनाउंसिएशन कियास्मस के रूप में भी निकला हुआ, कियास्मस के रूप में। तो दैट इज व्हाट कि ए, ऑप्शन ए इज राइट, दैट इज द कियास्मस। जो आपका कियास्मस फिगर ऑफ स्पीच है ये उसका हिस्सा होता है, जिसमें क्या होता है? दो फ्रेज होंगे। जो पहला फ्रेज होगा वह सेंट्रल होगा, उसकी उसी फ्रेज का अर्थ जो है दूसरे फ्रेज में निकलेगा और इन दोनों फ्रेज को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाएगा, तब इसको क्या कहा जाता है? कियास्मस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ सिचुएशन आर स्टेटमेंट। एक ऐसी सिचुएशन या स्टेटमेंट विद टू आर मोर पार्ट, जो बिल्कुल अलग अलग हो। विद टू आर नॉट अलग अलग हो, मतलब दो हिस्सों में हो। विद टू आर मोर पार्ट, वे अगर दो हिस्सों में होते हैं, दैट सीम स्ट्रेंज, जो अपने में क्या दिखाई पड़ते हैं? अद्भुत दिखाई पड़ते हैं, स्ट्रेंज दिखाई पड़ते हैं। आर इम्पॉसिबल टूगेदर, वे जो है एक तरह से साथ साथ नहीं आ सकते हैं। तब आप क्या कहा जाएगा उनका? दैट इज द डिफिनेशन ऑफ पैराडॉक्स। ये भी मुझसे कहा गया था एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना कि एंटीथीसिस में जो है एक सेंटेंस होता है, लेकिन उसमें दो स्टेटमेंट। मैंने उस दिन भी कहा था, एंटी माने अपोजिट, थीसिस माने स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट होगा, लेकिन दो स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कि दो सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस होगा। उस एक सेंटेंस में दो स्टेटमेंट कहा जाएगा। जैसे पहला स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तो वहां पे कामा लगेगा पास के रूप में। फिर दूसरा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, और एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट में दूसरा दिया जाता है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ये एंटीथीसिस है। इसके अलावा मैंने आपको दिया हुआ था कि जो है मैन मेड गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, ये मैंने आपको दिया हुआ था। फिर आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, पैराडॉक्स की मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पैराडॉक्स एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें यह दिखाया जाता है कि टू आर मोर पार्ट्स, जिसमें दो चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन वो दो चीजें अपने में स्ट्रेंज होती हैं और मिल नहीं सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, सेव मनी बाई स्पेंडिंग इट। अब आप ये बताइए, अगर कोई ये कहता है कि आप रुपया बचा लीजिए खर्च करके, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो बिल्कुल एक अलग टाइप की बात की जा रही है कि सेव मनी बाई स्पेंडिंग इट? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी रुपया बचा ले और उसको खर्च करके? क्या है? किसी ने म्यूट नहीं किया है, आवाज इको कर रही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये कैसे संभव है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड? यह जो है क्या है? शुरुआत है, इसका बिगिनिंग जो है वो शुरुआत है एंड का। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो इस तरह की जब आप बातें करते हैं तो यह चीज ऑलरेडी क्या बताता है आपको? पैराडॉक्स बताता है कि ये जो भी एग्जांपल्स है, सेव मनी बाई स्पेंडिंग, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो इन दिस वे यू फाइंड व्हाट की यू फाइंड कि हियर इज व्हाट पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होगा, लेकिन उस स्टेटमेंट में एक ऐसा कंट्रास्ट होगा जो कि क्या कर सकते हैं? इम्पॉसिबल टूगेदर, वे दोनों साथ साथ हो ही नहीं सकते हैं। कि कैसे साथ साथ हो सकता है कि जो है रुपया खर्च करो और बचा लोगे? एक स्टेटमेंट ये दिया जाए। फिर ये कहा जाए कि हमारा शुरुआत ही हमारा अंत है, मतलब जो हमारी शुरुआत है मतलब आज ही अंत है। आज ही कैसे? शुरुआत तो दूसरी चीज है, शुरुआत एक हिस्सा हो सकता है किसी काम का, अंत उसका दूसरा हिस्सा हो सकता है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट बोले जाते हैं वो क्या कहे जाते हैं? वो पैराडॉक्स कहे जाते हैं। तो आज मैंने जितना भी चीजें लिया था, मिसलेनियस था, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आपको जो मुझसे कहा गया एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें लिटोटेस था, प्रोवर्ब था, और मैंने कियास्मस मैंने अपने ढंग से लिया, मुझे लगा कि इस पर बात करना चाहिए। पैराडॉक्स को मैंने लिया। सर एपीग्राम का मीनिंग क्या होगा सर? देखिए मैडम, अगर जो एपीग्राम, अगर आपको याद होगा कि मैंने इसके पहले, जस्ट लेट मी
पहले मैं रिकॉर्डिंग